हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर न्यूक्लियाई फ्रॉम वेरी पॉपुलर बुक ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर के सॉल्यूशन शेयर किए हैं उसमें हमने हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शेयर किया है। और क्योंकि फिंगर टिप्स के सभी चैप्टर में 100 क्वेश्चन होते हैं तो 4 पार्ट्स में हमने चैप्टर के सॉल्यूशन डिवाइड किए। बट इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर के सॉल्यूशन दे रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ 2024, जिसमें रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हाफ लाइफ मेन लाइफ हम लोग पढ़ते हैं, वो जो टॉपिक है कट हो चुका है तो उसके क्वेश्चन हमने हटा दिए। बाकी जो हमारे पास कंप्लीट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हम लोग आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो जर्नल वीडियो से थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन्स। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? द पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं? पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस बेटा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में घूमते हैं, एटम के अंदर होते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट आ जाएगा बेटा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। ओके, तो ये कैसे करेंगे बेटा हम लोग? ध्यान से देखिए। इन जनरल आपको ये पता है, जो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था एटम्स में, उसमें भी हमने ये रेशो देखी थी। इन जनरल क्या होता है, जो रेडियस ऑफ एटम होता है ये 10⁻⁻10 ऑर्डर का होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 ऑर्डर का। तो इसकी जो वॉल्यूम है एटम की वो 10⁻30 ऑर्डर की चली गई, और जो न्यूक्लियस की है वो चली गई 10⁻45 ऑर्डर की। जब हम रेशो लेते हैं न्यूक्लियस बाय एटम तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आता है? -15। इन जनरल हम ये लेकर चलते हैं, क्यों? क्योंकि जो 4/3 पाई का ऑर्डर है वो तो दोनों में वॉल्यूम में कट जाएगा बेटा, तो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। बट यहां ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? अब बच्चा कहता है सर मैं 20 मार्क करूं या 12, बट ज्यादातर बच्चे इस चीज को 12 मार्क कर देते हैं क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है। बट इन्होंने 12 ऐसा नहीं कि क्लोज है इसलिए दिया है, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि एनसीईआरटी में यही मेंशन है। एनसीईआरटी में क्या मेंशन है बेटा? 10⁻⁻12। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 10⁻⁻12 आएगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? 10⁻⁻12। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने देखा है एटम बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻⁴, बट ज्यादातर क्या लिखा होता है? 10⁻⁻5, क्योंकि ये फर्मी में है, ये एंगस्ट्रॉम। बस ये हो जाता है कि बुक टू बुक वेरी करता है, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टडी में, क्योंकि आगे वाले फैक्टर अगर किसी में 6 आ गया तो वो -14 बन जाएगा। इस तरीके से जो आगे वाला फैक्टर है उसके ऊपर ये काफी चीजें डिपेंड कर जाती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस क्या क्या होता है? 1.2 10⁻⁻15 इंटू ए की पावर 1/3, तो ये हमारे पास -14 की तरफ जा रहा है। एटम के लिए ये माइनस है, इससे बड़ी वैल्यू आती रहेगी, 10 आ सकता है, आगे 11 आ सकता है, तो 10⁻⁴ भी लिया जा सकता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट ले लेते हैं हम लोग। इन जनरल हाइड्रोजन के हिसाब से ये आंसर आ जाता है। इन जनरल हम इसे भी मार्क कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर एनसीईआरटी से लाइन उठाकर आपके सामने यहां पर रखी है बेटा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमें? 3 सेट विच रिप्रेजेंट आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। तो केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं, फिजिक्स की एनसीईआरटी में भी मेंशन है आइसोटोप, बट वो अलग अलग जगह पर मेंशन है।
क्या होता है? जिनके लिए सेम एटॉमिक नंबर हो, यानी कि Z सेम हो। आइसोबार, जिनके लिए हमारे पास क्या हो? सेम ए, मास नंबर सेम हो। और आइसोटोन, आइसोटोन कौन से होते हैं? जिनके लिए हमारे पास ए माइनस जेड यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन। तो अब अगर हम देखें तो विच पेयर रिप्रेजेंट आइसोटोप? जिनका जेड सेम हो। यहां जेड सेम है, यहां सेम नहीं है, तो पहले वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है। तो यहां 1 1 है, यहां 1 1 है, आइसोटोप तो मिल गए। आइसोबार, जिनका ए सेम हो, 197 198, ये भी गलत हो गया। 3 3, ये भी हो गया सेम। अब क्योंकि एक ही ऑप्शन बची है तो यही हमारे पास क्या होनी चाहिए? आंसर। बट आइसोटोन भी चेक कर सकते हैं आप, इनको सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, ये आ जाएगा 118, इनको सब्ट्रैक्ट करिए, ये भी आ जाएगा 118, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोटोन। तो हमारे पास थर्ड का क्या होना चाहिए? डी। क्लियर है? आइसोटोप में जेड सेम, आइसोबार में मास नंबर सेम, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। ओके बच्चों। फोर्थ, natural boron of atomic weight, this is found to have two isotope, the ratio of abundance of isotope of natural boron। इसका क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में अवेलेबल है बेटा, सिमिलर टाइप। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि जो बोरोन 10 है, लेट कर लेते हैं जो बोरोन 10 है, इसके N1, जब इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है? N1। 11 के कितने हैं? N2। नंबर ऑफ मोल्स आप मान सकते हैं इतने अवेलेबल हैं, जो आप परसेंटेज वाइज मान सकते हैं कि इतनी परसेंटेज है, ये है। तो अल्टीमेट अगर इसके N मोल्स हैं तो हमारे पास वेट क्या होगा? N1 इंटू 10। अगर B11 के 11 है तो N2 इंटू 11 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, इसके बराबर होगा बेटा, एवरेज किसके बराबर है? 10.81। तो ये क्या बन गया? 10N1 11N2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10.81N1 प्लस 10.81N2। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.81N1 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.19N2। तो अब हमें N1 बाय N2 निकालना था, 0.19 0.81 N1 बाय N2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? डेसिमल से डेसिमल हटा दो तो 19 बाय 81 हो जाएगा। अब देखो 81 बाय 19 भी है, 19 बाय 81 भी है, तो ध्यान रखना है जो पहले दिया जाता है उसका ही जो नंबर है, जो वेट है, जो परसेंटेज है, वो ऊपर आएगी। बात समझ रहे हैं? अब इसने तो ये कहा नहीं ना कि रेशो किसकी निकालनी है। बच्चा कह सकता है सर N2 बाय N1 तो 81 बाय 19 आ रहा है, तो मैंने वो लिख दिया। नहीं बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन में पहले आएगा, जो क्वेश्चन में पहले आया था ये, तो इसी को हमें ऊपर रखना पड़ेगा, अगर हमें मेंशन नहीं किया कि रेशो किसकी निकालनी है। बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे इसी टाइप से गलती करते हैं और फिर टेस्ट के बाद आके आर्गुमेंट देते हैं, सर ये भी तो हो सकता है, मैंने N2 बाय N1 फाइंड कर लिया। ऐसा नहीं चलता है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए। टू स्टेबल आइसोटोप हैव रिस्पेक्टिव अबंडेंस, अबंडेंस मतलब परसेंटेज। मान लेते हैं ये 7.5% है, ये 92.5% है। दीज आइसोटोप हैव मासेस दिस, द एटॉमिक वेट क्या होगा? और वही काम हमें फिर से करना है, हमें क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक वेट। तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एवरेज एटॉमिक वेट 7.5% क्या है? 7.5% क्या है? कौन से वाला है? पहले वाला 6.01512 प्लस 92.5% कौन सा है? ये है 7.01600 डिवाइड बाय, हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों का सम, ये तो 1 ही बनेगा क्योंकि हमने फ्रैक्शन में ले लिया है, तो ये क्या नीचे क्या हो जाएगा? 1 फ्रैक्शन में लिया है ना, तो ये अब ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा? 7.5 इंटू 6.01512, 92.5 इंटू 7.01600 डिवाइड बाय 100।
अब सर इसका आंसर कैसे करेंगे? अब ऐसा लगता है ना सर ये बड़ी कैलकुलेशन है, इसको क्या हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? भाई क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? थोड़ा ऑप्शन पे भी नजर मार लो। 6.9, 3.33, 0.621, 2.5। ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? 98, 92% तो 7 है, तो 7 से थोड़ा सा छोटा आएगा, क्योंकि जो कम करने वाली वैल्यू है वो तो बहुत ही कम परसेंटेज में, वो तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा, जो बहुत ही स्मॉल वैल्यू में है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? वेरी स्मॉल। इसका इफेक्ट क्या होगा? वेरी स्मॉल। और इसका इफेक्ट क्या होगा? लार्ज। तो इससे थोड़ा सा छोटा कर दो। थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या है 7 से? 6.92। ये तो बहुत दूर है, ये तो और भी दूर है, ये भी बहुत दूर है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस को देख के आंसर मार्क करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? 90% ये है, तो इसका वेट, जो एक्चुअल वेट है वो इसके बहुत पास होगा, क्योंकि 92.5% ये है, तो इसके पास सबसे वैल्यू थोड़ी सी छोटी, यही तो है ऑप्शन में, मार्क कर दिया। और दूसरी बात, जब हम इन दोनों की एवरेज निकाल रहे हैं तो आएगी तो इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की 6 और 7 के बीच की 6.9 एक ही वैल्यू है। पूरा सॉल्व ना भी करते तब भी आंसर आ गया था। मान लो समझ में नहीं आया अबंडेंस क्या है, तब भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई लिथियम का मास होगा तो 6 और 7 के पास ही, तो एक ही ऑप्शन है, कोई ज्यादा एफर्ट लगाना ही नहीं था। इसको देखिए बेटा, मास नंबर ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 56, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी? वैसे तो आपको पता है न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, कोई भी दिया हो। तो अगर आपको इसको चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे? मास यानी कि A इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, वॉल्यूम 4/3 पाई आर। आर क्या होता है? आर नॉट, ए की पावर 1/3 का क्यूब। इसी वजह से अगर आप देखें तो इसको कहा जाता है कि ये सभी न्यूक्लियन के लिए कांस्टेंट है। ये होता है आर नॉट क्यूब ए से ए यहां पर क्या होता है बच्चों? कैंसल। मास ऑफ वन न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, वो सबके लिए सेम है। आर नॉट कॉन्स्टेंट है 4 पाई, ये सब कुछ कांस्टेंट है, इसलिए कहते हैं कि डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। कितनी आएगी? अगर आप इसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मैं तो ऑर्डर से ही काम चला लेता हूं, बट अगर आपको इसे पूरा सॉल्व करना है बेटा तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी। ये क्या होता है? आर नॉट क्या होता है हमारे पास? 1.2 इंटू 10⁻⁻15, तो 1.2 का क्यूब इंटू 10⁻⁻45। इस 3 को कट कर देंगे तो यहां पर हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बनेगी? 1.67। ये पावर ऊपर चली जाएगी तो 10⁻18 डिवाइड बाय 4 इंटू 1.2 का क्यूब। 1.2 का क्यूब क्या आएगा बेटा? अगर आप देखें तो 1.2 इंटू 1.2 1.44 इंटू 1.2 कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.7। इसको कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.25 अप्रोक्सीमेटली। तो हमें जब ऑर्डर लिखना होता है तो हम पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो 2.5 इंटू 10⁻7 17। तो कौन सा आंसर सबसे पास में है? बी ऑप्शन। आप सोच रहे होंगे मैंने यहां कंजूसी क्यों करी है स्पेस में, क्योंकि यहां मैं आपके लिए एनसीईआरटी से लाइन लेकर आया हूं। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर आर लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17। तो वहीं से उठा के ये सीधा सीधा रखा गया है, आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी, ये वही आ गया बेटा। डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल, चाहे वो यूरेनियम का न्यूक्लियस हो चाहे वो आयरन का हो। तो क्या ऑर्डर था? 10⁻17। न्यूक्लियर हैव देयर मासेस नंबर इन द रेशियो दिस, रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की जाती है कि मास नंबर की रेशो दे दी तो पता नहीं न्यूक्लियर की डेंसिटी की भी।
अगर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है कि डेंसिटी सेम फॉर ऑल, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं और टीचर बोल देता है दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यार क्या बात कर दी, मैंने तो तुम्हें बताया था। तो यहां पर इस टाइप से भी आपको जो है अलर्ट रहना है बेटा, फंसना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, और आप तभी अलर्ट रह सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 इस सॉरी 9, माय मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 9, रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज दिस, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3, ये है 3.6 FM यानी कि फर्मी मीटर, और ये होता है 1.2 FM, और ए की पावर 1/3, FM से FM कट गया 10⁻⁻15, ये 3 बच गया, ए की पावर 1/3, तो ए क्या आएगा 3 की पावर 3, तो कितना आ गया बेटा 27। तो न्यूक्लियस का मास नंबर क्या आ गया, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस 27 आ गया है बेटा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आइसोटोप। भाई जो रेडियस है किस पे डिपेंड करता है, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर बेटा, मास नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, तो रेडियस पहले गोल्ड का फिर सिल्वर की रेशो, गोल्ड का नंबर है 197 और सिल्वर का है 107 की पावर 1/3। अब देखो ये कैलकुलेशन फिर फंस गई बेटा, ये कैलकुलेशन फिर फंस गई, क्योंकि 197 107 पे कट ही नहीं हो रहा, तब करेंगे क्या, कैसे आप इनमें से मार्क करेंगे, और यहां तो ऑप्शन भी पास है, तो थोड़ा सा इसको पास लेकर चलते हैं। पास लेकर गए तो आपको दिखाई दिया कि मैंने इसको 100 मान लिया, जाए 107 है 190 है, तो मैंने इसको क्या मान लिया अप्रोक्सीमेटली 1.9। ये बात समझ में आई। जैसे ही आपने इसे 1.9 माना तो आपको ये समझ में आ गया कि ये 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है। तो 1 पॉइंट समथिंग कौन सी ऑप्शन है, एक यही मात्र बचती है। क्यों, क्योंकि अगर आप 1.2 का क्यूब ऊपर ही करके आए हैं, अगर आप 1.2 का क्यूब करेंगे तो ये 1.7 के आसपास जाएगी। 1.3 का करते हैं तो 1.3 इंटू 1.3 1.69 इंटू 1.3 करके देखिए, आप इसको करके देख लीजिए बेटा, बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है। 51 और 17 ये आ गया 122। देखिए ये 2 से बड़ा हो गया, बट हमें 2 से छोटा चाहिए था, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 1.2 और 1.3 के बीच में लाई करेगा। तो 1.2 और 1.3 के बीच में कौन सी है हमारे पास, 1.23। तो इस तरीके से जब आप फंसते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का सहारा लेना पड़ता है, आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस का सहारा लेना पड़ेगा बेटा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका भी हो सकता है कि आप सोच लें, जैसे अगर मुझे क्यूब रूट बनाना है ऊपर, तो ऊपर क्यूब रूट किसका बनाया जा सकता है, 197 के आसपास जाएंगे तो 6 के आसपास जा सकते हैं। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 6, 3 6 18 216 है ना, ये बन सकता है। तो 5 और 6 के बीच में जा सकते हैं कि ये 6 आ गया। नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास 4 16 64 5 125, तो 4 से 5 के बीच में, तब भी देखेंगे तो 1.5 से थोड़ा सा छोटा, तो 1.5 से थोड़ा सा छोटा ऐसे कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन और ऑप्शन का खास ध्यान रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर रेडियस ऑफ दिस, व्हाट वुड बी इट्स रेडियस। ये वही रेशियो लगनी है बेटा, रेडियस ऑफ टी, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, मास नंबर ऑफ टी, मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम की पावर 1/3। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का क्यूब रूट। तो ये कितना हो गया बेटा 5, और ये कितना हो गया 3। तो रेडियस ऑफ टी 5/3 टाइम्स रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3.6, तो ये कितना आ गया बेटा 6 FM। ओके, कितना आ गया ये 6 FM आ गया। तो क्या बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन। क्लियर है।
12th, हाउ मच मास हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े पॉपुलर हैं। भाई आइंस्टाइन ने कहा कि आप एनर्जी बना सकते हैं मास से, अगर आप इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज कही बेटा, दिस मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस एनर्जी। अब एनर्जी कितनी चाहिए हमको, एनर्जी कितनी होती है, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है, 500 मेगावाट, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड। टाइम कितना है, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं बेटा। अब अगर आप जीरोस को एडजस्ट करें, 5, 3.6, 3 जीरो यहां, 2 5 और 6 11, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 है ना, हमारे पास ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। क्या ये बात समझ में आई, इंटू 10⁻11। तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए थी बेटा, 18 इंटू 10⁻11। कितना मास जाना है वो हमें कैलकुलेट करना था। C कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो मास सिंपली यहां पर क्या होने वाला है, 18 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻16। क्या बचेगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 kg। तो क्या आ गया बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, इसी को क्या लिखा जा सकता है, 200 सॉरी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा था, बट कोई बात नहीं, वो भी डेसिमल में ही रह जाएगा, तो फिर जरूरत नहीं है। ओके, तो उम्मीद है अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए इस वीडियो में वो आपको समझ में आए हों। और इससे पहले जो हमने एक चैप्टर रिकॉर्ड किया था एटम, वो आपने देखा हो, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, वो भी आपने देखी हो वीडियोस और आपको पसंद आई हो। तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें जो फिंगर टिप्स से सॉल्व करते हैं या फिर नीट या जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी डी आर 30, 60, 90, 120 रिस्पेक्टिवली। क्या है ये मास नंबर्स, ठीक है। द स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी, यहां पर ये जो वर्ड है ना बेटा स्पेसिफिक, ये बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, यहां पर स्पेसिफिक का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड है ये बहुत ही खास है बेटा। ओके, ये वर्ड हमारे पास बहुत ही ज्यादा खास है। तो अब जो हमें दिया गया है, ए का मास नंबर कितना है 30 और इसकी एनर्जी कितनी है 5। बी का मास नंबर है 60 और इसकी एनर्जी कितनी है 8.5। सी का मास नंबर है 90 और इसकी एनर्जी है 8। और डी का मास नंबर है 120 और इसकी एनर्जी है 7। यही दिया गया है बेटा। अब पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड। जो एनर्जी रिलीज होती है ये क्या होती है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको भी मैं बच्चों को कैसे बताता हूं। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मुझे कोई न्यूक्लियर बनाना है तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा और किसी को तोड़ना है तो कितनी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर रिएक्टेंट को हमें तोड़ना है तो मुझे इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट जब बनेगा तो ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये क्या है रिलीज, ये क्या है सप्लाई। तो नेट एनर्जी रिलीज कितनी होगी, जितनी रिलीज हुई माइनस सप्लाई। अगर नेट रिलीज हुई है तो ये पॉजिटिव आएगी, अगर नेट अब्सॉर्ब हुई है तो ये नेगेटिव आ जाएगी। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें D2 2B तो Q वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B की कितनी आएगी 8.5 इंटू 60 बेटा, क्योंकि ये है पर न्यूक्लियन और इसको 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया ये माइनस D की कितनी है, D रिएक्टेंट तो एक ही है तो 7 इंटू 120। अगर आप मेरा साथ दें थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन में, तो अगर आप इसको देखें तो 120 कॉमन ले लेंगे, 8.5 माइनस 7 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, तो ये हमारे पास 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है बच्चों, रिलीज हुई है।
तो हमने फाइंड करना था किस में एनर्जी रिलीज होगी, तो फर्स्ट में तो होगी, बट बहुत सारी ऑप्शन में फर्स्ट के साथ कुछ और भी है। सेकंड, अगर हम देखें C2B प्लस A, तो यहां एनर्जी रिलीज क्या होगी, प्रोडक्ट क्या है B, प्रोडक्ट क्या है बेटा B, तो B क्या है 60 इंटू 8.5 प्लस A क्या है 5 इंटू 30 इंटू 5 माइनस C क्या है 90 इंटू 8। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो 60, 480 और 30, 510, 150 माइनस 720, तो आप देख सकते हैं ये हो गया 660 माइनस 720 यानी कि माइनस 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाली एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब। माइनस आने का पर्पस मतलब क्या है, एब्जॉर्ब होगी। ऐसे ही आप थर्ड केस कर सकते हैं बेटा। थर्ड केस हमारे पास कौन सा है, B2 2A, B2 2A, तो एनर्जी क्या होगी 2 इंटू ए की कितनी थी, यहां हमने लिखी थी ना 30 इंटू 5 माइनस बी की कितनी थी 60 इंटू 8.5, तो ये आ गया हमारे पास 300 और ये आ गया 510 सॉरी, तो ये भी माइनस 210 है, तो ये भी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है, तो हमारे पास रिलीज किस में हुई है, सिर्फ 1 में पॉजिटिव थी, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, ये वही फिर से आ गया, E इक्वल टू mc², मास कितना है 1 ग्राम, C² क्या होगा 3 इंटू 10⁻88 का स्क्वायर, तो ये आएगा 10⁻⁻3, 9 इंटू 10⁻16, ये आएगा हमारे पास बेटा 9 इंटू 10⁻13 जूल। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हमारे पास बन जाएगी। क्लियर है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर ये क्या कह रहा है बच्चों, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहां तो मेंशन कर दिया, वहां क्या लिखा था, स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम इज दिस, मास डिफेक्ट इन एटॉमिक मास यूनिट इज, भाई तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू मास कितना होता है इसका, ड्यूटेरियम का 2, तो ये आ गई 2.230, 2.230 आ गई बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है, मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमारे पास एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और मास डिफेक्ट AMU में हो, एटॉमिक मास यूनिट, तब हम क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, ये जो बाइंडिंग एनर्जी थी डेल्टा mc², C की वैल्यू हम 3 इंटू 10⁸ तब पुट करते हैं जब हमें जूल में एनर्जी चाहिए और ग्राम में मास, बट जब हमारे पास मास किस में हो, AMU में, तो मैं इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकता हूं। ये हमने फॉर्मूला क्लास में लिखा है। तो डेल्टा M किसके बराबर आएगा बेटा, 2.230 डिवाइड बाय 931.5, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा तो AMU में मास आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें सर, अब यहां फिर फंस गए, ऑप्शन को देख लिया, अब यहां पर अगर आप देखें तो मैं इसको 2.230 लिख लेता हूं, इसको 0.9 लिख लेता हूं, नीचे 3 0 थी तो नीचे 1000 ऐसे लगा दिया। अब अगर आप देखें तो हमें यह दिख गया कि अगर मैं 0.9 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये हमारे पास 2.23 से थोड़ा सा ज्यादा होगा डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 0.9 से डिवाइड कर रहे हैं ना बेटा, 0.9 से डिवाइड करने का मतलब हल्का सा ज्यादा, तो मैं इसको अगर हल्का सा ज्यादा करूं 0.9 पे डिवाइड करने से, तो मैं 2.3 के आसपास इसको मान लेता हूं। थोड़ा सा ज्यादा 2.4 भी कर सकते हैं, ये तो बहुत ही कम ज्यादा हुआ है, 2.4 मान लेते हैं। अब अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, 0.0024 आ जाएगा। तो
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि और तो के पास में ही नहीं है। ऑप्शन देखिए तीसरे डेसिमल पे 2 सिर्फ किस में आ रहा है, बी ऑप्शन। तो बेटा एग्जैक्ट डिवाइड करने पे मत जाना। 0.9 ले लिया, 0.9 मतलब 1 के आसपास है ये, तो ये इसके आसपास ही रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर आपको करके भी देखना है तो भाई 2.23 को 0.9 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 से करोगे तो क्या आ गया, 22.3 को 9 से 2 पे गया 18, 4 बच गया 42, 9 5 36 बन गया, तो इसके आसपास आ गया बेटा। 7 करेंगे तो 8, 2.5 के आसपास ले जाओ तो भी बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 16th नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है बेटा, मास ऑफ दिस इज AMU लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। इसका मतलब ये हमें क्या दे दिया, जो मास कम होता है वो क्या होता है बच्चों, मास डिफेक्ट होता है। क्या होता है, मास डिफेक्ट। वो कितना दे दिया बेटा, 0.042 AMU। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मास डिफेक्ट AMU में इंटू 931.5, ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें सर, अभी तो ये है, पर न्यूक्लियन निकालना है। कितने न्यूक्लियन होते हैं लिथियम में, 7। अगर पर न्यूक्लियन है तो 7, अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो ये 0.006 आ जाएगा बेटा। अब तो आसान होगी कैलकुलेशन, 6/1000 इंटू 931.5। अब अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आपको दिखना चाहिए कि ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये 6 से थोड़ा सा छोटा, 6 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू कौन सी है, 5.5। तो बिना कैलकुलेशन के बच सकते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इच्छा बेटा, 6 × 18, 8 1 55, यही बनेगा, डिवाइड बाय 1000, तो कितना बच गया, 5.58। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन जो है वो बहुत पास में ही आ रही हैं। ओके, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमें, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर आप देखें सभी क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेंशन है, सिर्फ उसी में स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी मेंशन था। ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर दिस, व्हेन टू ड्यूटेरियम फ्यूज टू 1 हीलियम। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड किसके बराबर होती है, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ये होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये मैंने पहले भी समझाया था कि ऐसा क्यों होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्यों लिखा जाता है, आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहां पर ये है पर न्यूक्लियन, प्रोडक्ट क्या है, हीलियम। हीलियम के लिए कितनी है, 7, और न्यूक्लियन कितने हीलियम में, 4, तो ये क्या आएगा, 7 × 4। रिएक्टेंट की ड्यूटेरियम के लिए क्या है, 1.1, उसमें न्यूक्लियन कितने हैं, 2, और टोटल ड्यूटेरियम है कितने, 2। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ये नंबर ऑफ ड्यूटेरियम। अब अगर आप देखें तो ये हो गया 28 और ये हो गया 4.4 बेटा, माइनस कर दीजिए 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, तो ये ए ऑप्शन बन जाएगा बेटा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लेट m बी द मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, mn द मास ऑफ न्यूट्रॉन, m1 इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, m2 इज द मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। देन अगर आप ध्यान से देखें तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस का मास होता है m1 इसका मास है, तो वो क्या होता है, जो न्यूक्लियस का मास होता है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मास से कम होता है। तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 10, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 20 - 10 न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब m1 इज लेस देन 10 mp + 10 mn।
एक तो ये ऑप्शन बन जाएगी बेटा। अगर आप M2 देखें तो वो क्या होगा, वो होगा 20 MP और यहां पर कितना होगा 20 Mn, यही होगा। अगर आप इसको बाहर निकाल लें तो 20 MP प्लस Mn, और ये हमारे पास कितना था बेटा M1 लेस देन 10 MP प्लस Mn। तो अब हम ये तो कंफर्म कह सकते हैं ऐसा होगा, बट ये लेस कितना है हमें नहीं पता बेटा कितना है। यहां पर जो ये लेस देन का साइन है हमें नहीं पता ये इससे कितना कम है और ये इससे कितना कम है, तो ये 2 से बड़ा है, 2 से कम है या बराबर है, ये कंफर्म कहना थोड़ा मुश्किल काम यहां पर हो जाएगा बेटा। ओके, ये कंफर्म बताना कि इन दोनों में क्या रिलेशन है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इक्वल टू होता फिर तो हम रिलेशन सेटअप कर लेते, बट क्योंकि ये लेस देन है तो हमें नहीं पता। मैं एग्जांपल के पर्पस से अगर कहूं, ये लेस देन का मतलब ये 9.9 भी हो सकता है और ये 20 से लेस देन का मतलब 19 भी हो सकता है। तो ये 19 है तो ये 2m1 से छोटा हो गया। अब अगर लेस देन का मतलब यहां 9.5 है और यहां 19.9 है, तो अब ये 2m1 से बड़ा हो गया। तो इन दोनों में कुछ भी हो सकता है बेटा, क्लियर है। तो इसलिए हमारे पास जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मास ऑफ वन प्रोटॉन दिस मच, न्यूट्रॉन इज दिस मच, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, मास ऑफ, यहां पर लिखना चाहिए था हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस का भी मास हमें दिया गया है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को इसका आंसर भी याद हो जाता है। तो क्या होगा, यहां पर अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले हीलियम में मास डिफेक्ट निकालना होगा। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है बेटा, इनका मास माइनस जो न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस का मास है ये वाला। अब अगर आप इसको सॉल्व करें 0.146 या 2.01, ये हमारे पास हो गया बेटा 7 माइनस 4.0015। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 4.0320, 4.0015। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0.0305 AMU। और तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है, मास डिफेक्ट इन AMU इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पहले हमने आपको बताया कि डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, सी की वैल्यू SI यूनिट में पुट करेंगे तो मास ग्राम में, अगर मास AMU में है तो आप सी स्क्वायर की सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मास को अगर मैं लिखूं 3.05 इंटू 10⁻⁻², और ये हो गया 931.5। आपको पता है ना, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं सो दैट मैं अपने फाइनल आंसर की तरफ थोड़ा आसानी से बढ़ पाऊं। तो मैंने यहां से डेसिमल हटा के यहां शिफ्ट कर दिया बेटा। अब अगर आप देखें तो आपको क्लियर दिख रहा है 9 इंटू 3 27, 3 इंटू 0.3 0.9, तो इसका मतलब ये 27.9 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 27.9 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या है 28.4, तो वो हमारे पास आंसर बन जाएगा बेटा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन इज सेम एज अ फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नेचर ऑफ दिस फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी फोर्स है जो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, वो होती है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहां पर बच्चे कई बार पूछते हैं सर वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां लगेगी, वो भी अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे बेटा एनसीईआरटी में न्यूक्लियाई, तो वो वहां पर कहता है कि जो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड किए थे, उनकी जो डेविएशन होती है उसको ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अफेक्ट करती है। यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के बाहर वाले पॉइंट्स से पे भी थोड़ा दूर होगा चार्ज, उस पे भी लग सकती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल विद इन द न्यूक्लियस रेंज में ही एक्ट करती है। तो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन में कौन सी फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटा। द न्यूक्लियर फोर्स, जैसे कि मैंने इससे कहा, इज प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, नो। ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, नो, कुछ ऐसा नहीं दिया गया।
इक्वल इन स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फील्ड से तो मच मच स्ट्रॉन्गर होती है बेटा, मच मच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इज शॉर्ट रेंज फोर्स, यस, ये सिर्फ फर्मी ऑर्डर में ही एक्ट करती है, यानी कि विद इन द न्यूक्लियस ही जो है एक्ट कर पाती है। ओके, न्यूक्लियाई के इनसाइड ही ये एक्ट कर पाती है बेटा, तो इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इसको देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, टू न्यूक्लियॉन्स आर एट सेपरेशन ऑफ 1 फर्मी, 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर है। द नेट फोर्स बिटवीन देम F1 इफ बोथ आर न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स है। F2 इफ बोथ आर प्रोटॉन, जो प्रोटॉन प्रोटॉन है इस पे न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगी, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी लगेगी। तो नेट फोर्स हमारे पास न्यूक्लियन के ऊपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी बचेगी नेट फोर्स, न्यूट्रॉन फोर्स माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव। F3 इज 1 प्रोटॉन अदर न्यूट्रॉन, तो F3 भी क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है, यहां वर्ड क्या यूज किया गया है, नेट फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स तो क्या होती है सभी में सेम, बट प्रोटॉन प्रोटॉन में एक न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स भी लगती है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी लगती है, तो नेट फोर्स क्या रह जाती है, कम। इसलिए क्या आंसर आना चाहिए था बेटा, F1 इक्वल टू F3 लेस देन F2। क्यों कम हो गया, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन आर केप्ट एट अ सेपरेशन 40 एंगस्ट्रॉम, आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिस्टेंस है, एटॉमिक हो गया। Fn इज द न्यूक्लियर फोर्स, F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स विद इन शॉर्ट रेंज लगती है। अगर मैं विद इन न्यूक्लियस देखता, विद इन न्यूक्लियाई, तो ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ी होती है, तभी प्रोटॉन प्रोटॉन को बाइंड कर पाती है। बट ये कौन सा ऑर्डर है, ये क्या है, एटॉमिक लेवल है, यानी कि न्यूक्लियस के बहुत बाहर है, यहां जाकर न्यूक्लियर फोर्स क्या बन जाती है, वेरी वीक। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी बेटा, स्ट्रॉन्गर होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लार्ज डिस्टेंस पे भी काम करती है। ओके, ऑल न्यूक्लियंस इन एन एटम आर हेल्ड बाय, कौन सी फोर्सेस होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं बेटा। ये तो वही हो गया, सभी न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन थे। ये फिर से आ गया बेटा, एन एलिमेंट ए डीके इनटू सी बाय 2 स्टेप प्रोसेस, A to B, B to C, देन अगर हम इसे एक लाइन में लिखें, AZ और इसका एटॉमिक मास नंबर A, तो B जब हीलियम निकलेगा बेटा, तो ये हो गया A-4 और ये हो गया Z-2। अब जब इससे C बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर बीटा पार्टिकल लिखता हूं, तो बीटा के लिए नेगेटिव नीचे लिख लेता हूं, सो दैट बच्चे ये Z को ऐड करने में गलती ना करें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, क्यों, Z-2, Z-2 प्लस 2। अच्छा, यहां पर देखिए कुछ गड़बड़ है, हाँ यहां पर देखिए थोड़ी सी कोई हमें लगता है कुछ गड़बड़ होगी, Z सेम, अच्छा हीलियम पार्टिकल हट गया ना, अब हमने यहां से बनाया, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने लिखने में, ठीक है। मैंने अब हीलियम निकाल दिया, B से बनाया बेटा, तो B के लिए यहां पर C प्लस 2E है, 2E को माइनस बीटा लिखेंगे तो यहां आएगा Z और यहां आएगा A-4। तो यहां क्या था, Z-2, तो यहां भी क्या है, Z-2, A-4, A-4, और यहां अगर देखेंगे Z-2 प्लस 2 Z, ये तो A और C में क्या रिलेशन है, अगर आप ध्यान से देखें तो Z सेम है बेटा, तो ये आइसोटोप हो गए, तो A एंड C क्या हो गए, आइसोटोप। पहली ऑप्शन करेक्ट हो गई, AC AB। आइसो बार कब होते हैं, जब मास नंबर सेम हो, तो मास नंबर सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बेटा। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं बेटा। द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड, द रिजल्टिंग। मान लेते हैं हमारे पास कोई ये x है, ZA, ये y में कन्वर्ट हुआ,
डबल बीटा पार्टिकल इमिट हुए जितने अल्फा पार्टिकल इमिट हुए थे। तो बेटा मास नंबर यहां पर क्या आएगा, जेड डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2, तो ये कट गया, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा, जेड। और मास नंबर पे तो सिर्फ अल्फा का इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जेड सेम है। क्या है बच्चों, जेड क्या रह गया यहां पर, सेम, तो इसलिए ये क्या होंगे, आइसोटोप। क्या होंगे बेटा, आइसोटोप। क्या ये बात समझ में आई? जो बीटा पार्टिकल है ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूं सच दैट यहां एडिशन में कोई गड़बड़ ना हो। कई बार बच्चे इसको यहां लिख लेते हैं और फिर वो मास नंबर में इसकी कैलकुलेशन करते रहते हैं और वो फंस जाते हैं बेटा। इसलिए जब भी मैं क्वेश्चन में करवाता हूं तो बीटा पार्टिकल को ऐसे लिखता हूं सच दैट यहां इक्वेशन में लिखने में कोई गड़बड़ ना हो। तो आप भी अगर ऐसी आदत डेवलप कर लेंगे तो आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 55, ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डिके एन एंटी न्यूट्रिनो इज ऑल्सो एमिटेड अलोंग विद द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बीटा डिके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और बीटा नेगेटिव में जाता है और साथ में क्या बनता है, एंटी न्यूट्रिनो। यही कह रहा है। ओनली लीनियर मोमेंटम कंजर्व, टोटल लीनियर मोमेंटम, एंगुलर बट नॉट एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी, टोटल लीनियर, टोटल, सब कुछ ही कंजर्व होता है बेटा। सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो अच्छे से होल्ड करती हैं। बट हाँ, आप ये कह सकते हैं, कुछ बच्चे ये आर्ग्यू दे सकते हैं कि सर अगर एनर्जी कंजर्व होगी तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी। तो वो एनर्जी, टोटल एनर्जी के अंदर, जब ये न्यूक्लियर की स्टडी थी, जब आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन दे दी थी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो उन सबको मिला के कहा जाता है कि कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी या क्रिएट नहीं होगी, अगर होगी तो मास उसकी जगह पर आएगा। तो उन सबको कंसीडर करके ही डी ऑप्शन मार्क की जाती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 56 बच्चों, यहां पर अगर आपने पीछे थोड़ा देखा हो, यहां पर मैं एक आपको बात बताना चाह रहा था। यहां पर हमने 25 तक डिस्कस किए बेटा, उसके बाद एक जंप आ गया, 54 आ गया, यानी कि जो 26 टू 53 है, ये किसके क्वेश्चन होंगे बेटा, रेडियो एक्टिविटी के, जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यू सॉल्यूशन सिलेबस में से हट गया है। तो उनके हमने यहां पर डिस्कशन नहीं किए। आज से पहले हमने जितनी भी वीडियो अपलोड करी हैं उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन तक ही डिस्कस किया है। बट आज हम एक ही वीडियो में, क्योंकि बच्चों की काफी डिमांड आ रही थी, तो इसी वीडियो में ही हम जो है कंप्लीट न्यूक्लियर के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ड्यूरिंग दिस डिके, न्यूट्रिनो, यस, जब हमारे पास प्रोटॉन कन्वर्ट होता है बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल में, पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रिनो बीटा पॉजिटिव के साथ इमिट होता है। हीलियम अल्फा डिके, इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा नेगेटिव डिके, ये किस में होता है, बीटा पॉजिटिव डिके में। तो सभी होते हैं बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए था हमारे पास, डी ऑप्शन। ओके, रेडियो एक्टिव डिके कैन फॉर्म एन आइसोटोप, ये अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, देखिए यहां पर ये रहा, आइसोटोप बनता है कब, जब डबल बीटा हो अल्फा से। तो क्या आएगा, 1 अल्फा 4 बीटा, 1 अल्फा 2 बीटा। तो आइसोटोप कब बनेगा, जब जो बीटा है वो अल्फा के डबल हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 58, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बीटा नेगेटिव इमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय विद न्यूट्रिनो। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कशन करी बेटा, न्यूट्रिनो नहीं होता, क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है। क्या होता है, देखिए एंटी न्यूट्रिनो। इस टाइप से क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है कि मुझे नीट में भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बच्चा सोचता हाँ बीटा के साथ एक पार्टिकल आता तो था, न्यूट्रिनो आता होगा, क्योंकि न्यूट्रिनो बीटा पॉजिटिव के साथ न्यूट्रिनो आता है, बीटा नेगेटिव के साथ एंटी न्यूट्रिनो आता है। तो ये वाला ही क्या हो गया, गलत हो गया बेटा। एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम गिवन न्यूक्लियस, देखो यहां पर क्या है,
कई बार बच्चा इसको आधा पढ़ता है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड इज ऑलवेज कांस्टेंट, इतना पढ़ोगे तो गलत है। इसने क्या मेंशन किया है, फ्रॉम अ गिवन न्यूक्लियस। गिवन न्यूक्लियस से तो जो एनर्जी होती थी अल्फा पार्टिकल की वो क्या थी, a-4/a इंटू जो क्यू वैल्यू थी, और वो तो सेम आएगी बेटा हमेशा। क्लियर है? तो इसलिए वो सही हो जाता है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी थी। गामा रे इमिशन मेक्स द न्यूक्लियस मोर स्टेबल, यस। न्यूक्लियर फोर्सेस इज चार्ज इंडिपेंडेंट, यस। तो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। और इसके बाद देखिए 59, कंसीडर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, गामा ईच ऑफ एनर्जी दिस, सबकी एनर्जी सेम है बेटा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर द रेडिएशन आर, बस मास, भाई एनर्जी सेम है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम कम हो जाएगा, जहां हम कह सकते हैं उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो इसीलिए हमारे पास अल्फा पार्टिकल हैवी है तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी, बीटा पार्टिकल हल्का है उसकी ज्यादा होगी, और गामा तो पार्टिकल ही नहीं है, क्या है, फोटोन, तो उसकी तो सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था, तो पहला ही हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। दूसरा, सॉरी 60th, एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट फ्रॉम, बीटा रेडिएशन में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कहां से आता है, कहां से आता है, जो हमने ऊपर इक्वेशन बताई थी आपको, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और बीटा पार्टिकल में और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है, तब हमारे पास आता है। तो क्या होगा, डीके ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल, चार्ज कंजर्व रखने के लिए बीटा पार्टिकल एमिटर होता है बेटा। 61, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू स्टेबल दिस इमिटिंग 2 गामा रेडियस एनर्जी। बच्चे बहुत आते हैं, सर इसका क्या लॉजिक है, बेटा इसका कोई लॉजिक नहीं है, इट इज एन एग्जाम्पल कंसीडर इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल ली और आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इनमें अगर मुझे मार्क करना हो, ब्लाइंडली मार्क करने की बजाय आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके जो ऑर्बिट्स हैं वो एटम के ऑर्बिट की तरह होते हैं, तो जब वो मान लो ऊपर से ऐसे नीचे आएगा तो इनमें एनर्जी कम होगी बेटा, तो पहले वाली एनर्जी क्या होगी, कम, दूसरे वाली एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो पहले वाली कम, दूसरे वाली एनर्जी की 2 ऑप्शंस थी, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट ही मार्क कर देता, ये ए और सी तो गलत ही हो गए, पहली एनर्जी कम दूसरी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये 2 ऑप्शन नहीं होती फिर तो हमें ये याद करने की भी जरूरत ना पड़ती, बट यही आपको एग्जाम्पल सभी बुक्स में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। मैं आपके लिए एनसीईआरटी से लेकर आया हूं, देखिए अ फैमिलियर एग्जाम्पल, इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया क्यों, इन्होंने कहा फैमिलियर एग्जाम्पल इज ऑफ द सक्सेसिव इमिशन ऑफ गामा रेज एनर्जी दिस एंड दिस फ्रॉम डी एक्साइटेशन ऑफ निकल इनटू कोबाल्ट। तो बेटा जब कोबाल्ट हमारे पास निकल आएगा, सॉरी कोबाल्ट से जब निकल बनाएंगे तो पहले बीटा डीके होगा, फिर ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तो 2 गामा रेडिएशन एमिट करेगा टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा, कोई इसके पीछे थ्योरी नहीं दी कि यही क्यों है, छोटी बड़ी तो मैं बता सकता हूं क्यों है, वो इस लॉजिक से, बट एग्जैक्ट ये वैल्यूज के लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 बेटा क्या कहता है हमारे पास, कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है बेटा। ये हमारे पास क्या है, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ये हमारे पास बीटा पार्टिकल, ये लिथियम, तो ये तो 3 - 1 2 हो गया, और ये हमारे पास 6 हो गया। तो यानी कि यहां कोई एक ऐसा आएगा जिसका ना कोई चार्ज है ना मास है, ठीक है, तो वो क्या होता है, और जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है साथ में क्या आता है बेटा, एक एंटी न्यूट्रिनो, हमने पीछे भी कई बार लिख लिया, तो यहां पर क्या आएगा, एक एंटी न्यूट्रिनो। ओके, 64, न्यूक्लियस विद मास नंबर दिस इनिशियली एट रेस्ट एमिट एन अल्फा पार्टिकल, द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए है,
वो एक वाई जनरेट करता है और एक साथ में अल्फा पार्टिकल। अब जब ये एक्स दो में स्प्लिट होता है, अल्फा और वाई में, तो मोमेंटम ऑफ अल्फा, मोमेंटम ऑफ वाई, क्योंकि ये इनिशियली किस में था, रेस्ट पे, इनिशियली एट रेस्ट, तो दोनों का मोमेंटम क्या आएगा बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन से बराबर। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है हाफ पी स्क्वायर बाय एम, क्योंकि अब ये पी है। एनर्जी ऑफ वाई किसके बराबर हो जाती है, हाफ पी स्क्वायर बाय एम वाई। टोटल एनर्जी किसके बराबर है, जो क्यू वैल्यू आती है बेटा। अब इनमें दोनों में पी सेम है, तो जो एनर्जी की रेशो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगी बेटा, मास ऑफ वाई डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा। तो यहां हमें किसकी एनर्जी निकालनी थी, अल्फा की, तो वाई को रिप्लेस कर देंगे, के अल्फा प्लस के वाई को एम अल्फा बाय एम वाई इंटू के अल्फा इक्वल टू क्यू। तो के अल्फा किसके बराबर आया, एम वाई डिवाइड बाय एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू। जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था क्या था, a माइनस फोर डिवाइड बाई ए क्यू, क्योंकि ये है a माइनस फोर, ये है 4 और ये a माइनस फोर क्यू, ये मैंने ऊपर भी लिखा था। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, a माइनस फोर डिवाइड बाई ए इंटू क्यू। ए कितना है बेटा, 220 माइनस 4 बाय 220 इंटू 5.5। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास बेटा 40 पे कट गया, और ये क्या है 216 बाय 40, तो ये आ जाएगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी आ जाएगी बेटा, 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये कोलिजन में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, क्लास में भी आपको करवाया होगा, बट मैंने आपको यहां पर शुरू से करके दिखाई है डेरिवेशन, सो दैट आपको पता हो कि ये डिराइव कैसे होता है। मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी क्यू के बराबर है, तो एक की निकाल सकते हैं। ओके बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है, हाय ये फ्यूजन की इक्वेशन है, जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम बनाते हैं। सन के अंदर एनर्जी का मेन कॉज यही है, तो ये किसकी एग्जांपल है, फ्यूजन की। लाइट एनर्जी इमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू, स्टार एनर्जी कैसे एमिट करते हैं, इसी से ये स्टार की एनर्जी का राज है, वो क्या है, फ्यूजन, ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियस, इसे आप क्या कहते हैं, फ्यूजन। ओके, इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ, किसका कन्वर्जन होता है बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन में, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन का मतलब क्या होगा यहां, अच्छा मास एनर्जी मोमेंटम, फिर तो यही बनेगा ऑप्शन के हिसाब से देखें, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता ही है बेटा, और मोमेंटम भी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसफर होता है। कन्वर्जन की जगह पर यहां पर मोमेंटम के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रांसफर बेटा। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर द कंट्रोल रोड्स आर मेड अप ऑफ, ये तो याद करने वाली बात है, सारा डाटा एनसीईआरटी में दिया है। कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ कैडमियम, क्या काम होता है कंट्रोल रॉड का, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। अगर हमें न्यूक्लियर रिएक्शन को रोकना है तो हम कंट्रोल रॉड को बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर में डालते हैं, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन रुक जाएगी। ओके, 69 फास्ट न्यूट्रॉन कैन इजिली बी स्लो डाउन, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन जो जर्मेनियम के साथ होता है, ये न्यूट्रॉन क्या होता है, स्लो, और जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं ये क्या होते हैं, फास्ट। तो फर्दर रिएक्शन के लिए इनको स्लो करना पड़ता है, स्लो करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है बेटा, हैवी वाटर। मॉडरेटर कौन सा होता है, हैवी वाटर और ग्रेफाइट, ये वाटर नहीं होता, क्या होता है जनरली हैवी वाटर होता है। तो द यूज ऑफ लेड शील्डिंग, इलास्टिक कोलिजन, अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग, क्या होता है बेटा, हैवी वाटर के साथ इसको स्लो किया जा सकता है। इन गिवन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन, इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ी गड़बड़ है बेटा, इस क्वेश्चन में है एक प्रॉब्लम, यहां इन्होंने बोल दिया फ्यूजन, ये वर्ड गलत लगा दिया।
अगर हम इसको काट दें तो पहली रिएक्शन में देखिए बेटा, पहली रिएक्शन में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां 6 + 1 7 और यहां क्या रह गया 6। Z ही बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस नहीं है, रॉन्ग हो गई, नॉट पॉसिबल में ये आ गया। इसमें देखें 6 और 1 7, 7 है, 12 + 1 13, ये करेक्ट है। ओके, ये क्या है करेक्ट। इसमें देखें 7 + 1 8, 14 + 1 15, ये भी करेक्ट है। इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है 92 0, इन सबका सम करेंगे तो ये 92 हो जाएगा, 12 1 92, इन सबका सम करेंगे 236, ये हो गया हमारे पास 234 और 36, ये भी करेक्ट है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है बेटा, ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन नहीं है। कौन सी रिएक्शन नहीं है, फ्यूजन। ये कौन सी है बेटा, फ्यूजन है। तो हमें क्वेश्चन में से क्या काटना पड़ेगा, फ्यूजन। हमें पूछना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। क्या कह रहा है, इफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी is released in the fission of single nucleus, the fission which are required to produce this। ध्यान से देखिए बेटा क्या कहा है क्वेश्चन में, जो सिंगल फ्यूजन है, इन वन फ्यूजन जो एनर्जी है वो कितनी है बेटा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट हमें कंपैरिजन के लिए किस में चाहिए, जूल्स में। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 200 मेगा का 10⁶, इलेक्ट्रॉन का ये वाला। क्या ये बात समझ में आई। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 320 × 10⁻13 जूल। कहता हाउ मेनी फ्यूजन्स आर रिक्वायर्ड, तो हमारे पास पर सेकेंड होना चाहिए था यहां कहीं, ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ये जूल में आएगा और ये किलोवाट है, पर सेकेंड आना चाहिए था बेटा। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ दिस, यहां पर सेकेंड आना चाहिए था, यहां पर क्या मिसिंग है बेटा, रिक्वायर्ड हाउ द फ्यूजन्स पर सेकेंड, फ्यूजन पर सेकेंड विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पावर, क्योंकि ये एनर्जी जूल में है तो मुझे एनर्जी कितनी चाहिए बेटा, 1000 जूल पर सेकेंड, इतनी एनर्जी चाहिए। तो नंबर ऑफ फ्यूजन क्या होंगे, टोटल एनर्जी जो हमें चाहिए डिवाइड बाय एनर्जी इन वन फ्यूजन। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको। फ्यूजन है ना, यहां पर फ्यूजन लिख दिया, देखिए मैंने यहां पर क्या आना था, फ्यूजन आना था। ओके, इन वन फ्यूजन, जैसे एक फ्यूजन में इतनी है तो एन फ्यूजन में क्या होगी, इनटू एन, और हमें कितनी चाहिए थी ये, तो एन कितना होगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनर्जी इन वन फ्यूजन। तो क्या आ जाएगा बेटा, 1320 × 10⁻13। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 100/32 × 10⁻13, 100/32 क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग बेटा, कितना 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, 13। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 13 पावर है, 6 है, 14 है, 12 है, तो 6 वाली तो कट गई, बचा क्या 3.1 3.1 3.1 3.1, पावर क्या है 13, तो 13 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके बेटा, क्लियर है ये आपको। 72 क्या कहता है, इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन 2 न्यूक्लियाई A and B फ्यूज टू प्रोड्यूस अ C। A and B ने मिलके क्या बना दिया, C, रिलीजिंग एन अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा ई, Q वैल्यू क्या है, डेल्टा ई। इफ द मास डिफेक्ट ऑफ 3 न्यूक्लियाई आर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड। तो बेटा जो एनर्जी रिलीज होती है ये किसके बराबर होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हमने पहले भी 2-3 क्वेश्चन में ये देखा। तो प्रोडक्ट क्या है, C, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C क्या होगी, मास डिफेक्ट इन C इंटू
सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, मास डिफेक्ट इन ए इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इन बी इंटू सी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए था वो आप देख सकते हैं यहां पर, तो मैंने यहां पर रखा डेल्टा एम सी, डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी। सी स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देंगे, सी स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देंगे बेटा। तो हमें क्या चाहिए था, डेल्टा एम प्लस डेल्टा बी, तो इसको इधर ले आइए बेटा। तो ये आ गया डेल्टा एम सी माइनस डेल्टा ई बाय सी स्क्वायर, ये इस तरफ आ जाएगा डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी। तो किसके बराबर आ गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 73, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा इस चैप्टर के, और फिर हमारी जो वीडियो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। अगर बाय चांस आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने में बिजी थे, भूल गए, तो फटाफट से अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 73, इफ इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मास डिफेक्ट इज दिस, देन एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 1 kg। मास डिफेक्ट कितना होगा, 0.3% ऑफ 1 kg। तो 0.3% मतलब 0.3 बाय 100 इंटू 1, तो ये आ गया 3 बाय 1000 kg। ये हमारे पास क्या है बच्चों, मास डिफेक्ट। तो एनर्जी रिलीज किसके बराबर होगी, एम सी स्क्वायर। ये अगर मास हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन में कंज्यूम हो गया तो एनर्जी कितनी बनेगी, ये मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा बेटा, एम सी स्क्वायर में। तो 3 बाय 100 इंटू 9 इंटू 10⁻16, 27 इंटू 10⁻14। ये हमारे पास यहां पर 1000 था, देखिए तो क्या आएगा 13। ओके, तो क्या आएगा बेटा 27 इंटू 10⁻13। यहां पर भी देखिए जो कैलकुलेशन आसान होती है उसकी ऑप्शंस बहुत पास पास में होती हैं, और जो कैलकुलेशन डेसिमल में थोड़ी खराब जा रही हो उसकी ऑप्शन भी दूर दूर कर दी जाती है। तो दोनों तरीके से आपको चेक किया जाता है बेटा। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है हमारे पास, fission properties of this are very similar to those of this. Average energy released per fission is 180 mega electron volt एक fission में। If all atoms in 1 kg of pure this undergo fission, total energy released। क्या बात है, एक fission में एनर्जी कितनी है वो हमने देखी 180। टोटल fission कितनी होंगी, टोटल fission होंगी, टोटल fission is equal to number of atom in 1 kg, क्योंकि each atom undergo fission। तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, जो ये एटॉमिक मास होता है ये हमें क्या बताता है, 239 ग्राम कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो डिवाइड बाय 239। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको, कितने होंगे 239, ये ग्राम है। तो हमें कितना चाहिए था 1 किलो, तो 1000 ग्राम में कितने होंगे, ए बाय 239 इंटू 1000। यही होगा बेटा हमारे पास, कोई दिक्कत परेशानी। तो अब हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। एक एटम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है 180, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी बच्चों, इतने एटम, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। ये क्या है 239 को 240 लिख लिया बेटा, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इंटू 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने कन्वर्ट किया है जूल में। सॉरी, हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए था, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। किसमें चाहिए था बेटा हमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने यहां 239 को किस में रिप्लेस कर लिया, 240, क्योंकि ऊपर मुझे क्या दिख रहा था 6 दिख रहा था, तो 6 से काट दिया 40, ये 0, ये 2.5। बात समझ रहे हैं, इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूं। तो अगर आप देखें तो ये क्या बन गया हमारे पास 1800
डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻23। अब ये कट जाएगा 16, 20, 45, 450 बेटा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो 4.5 इंटू 10⁻25। यहां पर हमने कोई ध्यान से देखिए 26 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर दी, 3 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है। ठीक है, 1800/4। बन तो यही रहा है, इसका आंसर आ रहा है 4.53 इंटू 10⁻26, है ना। नंबर ऑफ, यहां देखिए यहां गड़बड़ मिल गई, ये जीरो कितना 1000 ग्राम था और मैंने 100 लगा दिया, तो एक जीरो और आएगी बेटा, ये एक जीरो और आएगी, तो यहां क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आपको पता चला, ये 239 ग्राम में एवोगैड्रो थे, 1 ग्राम में एवोगैड्रो बाय 239, 1000 ग्राम में चेक करना था ना, हमने 100 लिख दिया, इसलिए मैंने अलग कलर से जीरो लगाई है ताकि हमें पता चल जाए हमने यहां पर गड़बड़ कर दी। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहां पर क्या बचेगा बेटा, जीरो, ये कट गया तो 100 ये बच गया बेटा। ओके, तो ये कितना आएगा, ए ऑप्शन। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां कई बार हो जाती हैं बेटा पेपर में। यहां तो अच्छी बात है कि 10⁻25 वाला क्वेश्चन आंसर नहीं था, नहीं तो मैं वही बता के आपको यहां से निकल लेता। क्लियर है। 75, अगर आप ध्यान से देखें, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इन देम। क्या कहता है बेटा, फ्यूजन किस में होती है, फ्यूजन होती है हैवी न्यूक्लियस में। किसमें होती है, हैवी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कर्व होती है बेटा, वो हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है, बीच में मुझे पता है यहां पर पीक्स होती हैं, उसको छोड़ दिया। तो जो हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस, इनके लिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर। लो मास नंबर पे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, ये पॉइंट करेक्ट है। डिक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर गलत है। लो मास नंबर पे क्या मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, नहीं हो रही। इंक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, हाई मास नंबर पे जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा ये डिक्रीज होती है, बट इंक्रीज लिखा है, ये भी गलत है। डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, हाई मास नंबर पे डिक्रीज करती है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बट यहां पर आंसर तो एक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे डाउट लेके आते हैं जब टेस्ट सीरीज में ये डाला जाता है। फ्यूजन किस में होती है, अगर फ्यूजन होती है किसमें, हैवी में, तो हमें हैवी वाला कंसीडर करना था। कि फ्यूजन का कारण क्या है, फ्यूजन का कारण यह है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, तो वो क्या करते हैं, लेसर मास नंबर की तरफ शिफ्ट होते हैं टू इंक्रीज हायर बाइंडिंग एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी। तो फ्यूजन का कारण क्या है, ये कारण है फ्यूजन का और ये कारण है फ्यूजन का। अगर क्वेश्चन आता फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज पॉसिबल, तो आंसर ये होता, अगर फ्यूजन है तो आंसर क्या होगा, डी। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन नंबर 75 की डिस्कशन के साथ हमारे पास ये डिस्कशन कंप्लीट होती है ऑफ चैप्टर न्यूक्लियाई फ्रॉम वेरी पॉपुलर बुक ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटीजी। उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे होंगे, आपको समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी कोई डाउट हो, आप कुछ और हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।